नमस्कार, आप सभी लोगों का इस YouTube चैनल की निशुल्क परिचर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस परिचर्चा में हम आपके लिए पटवार के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए जो निशुल्क टेस्ट सीरीज़ शुरू की थी, उस टेस्ट सीरीज़ की आंसर की के साथ में और उसके जो भी आंसर आए हैं उनके एक्सप्लेनेशन, उनकी व्याख्या के साथ में ये आज की अपनी परिचर्चा रहेगी। तो हमें ये देखना है कि भूगोल विषय से संबंधित आपके उस टेस्ट में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों के सही उत्तर क्या हैं, उन प्रश्नों के वो उत्तर क्यों आए हैं, कैसे आए हैं और उन्हीं टॉपिक से आपको और कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और यदि आपको आसपास के उन सभी प्रश्नों का पता है तो भविष्य में आपकी जब भी परीक्षा होगी तब हम उस परीक्षा के लिए और ढंग से तैयार हो पाएंगे कि किस तरीके के प्रश्नों पर हमें पकड़ करनी है और किस तरीके से उनके आंसर दिए जा सकते हैं। तो एक एक प्रश्न को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, उसके क्या विकल्प आपके सामने थे, कौन सा विकल्प सही था तो क्यों था, ये सारी चर्चा हमें यहाँ पर करनी है। तो देखिए, सबसे पहले प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 से अगर हम देखते हुए चलें तो आपको देखिए इस टेस्ट में भूगोल विषय से संबंधित ज़्यादातर प्रश्न आपको नदियों के पूछे गए, कुछ भारत के भौतिक विभागों के भी प्रश्न थे। नदियों के टॉपिक से पहला प्रश्न आपको पूछा गया, आपकी स्क्रीन पर है पहला प्रश्न। देखिए क्या है, नदियों पर विचार कीजिए। कुछ नदियों के आपको नाम दिए गए हैं। नाम है, पहला नाम गंडक, दूसरा कोसी, तीसरा घाघरा, चौथी इन 4 दिए गए हैं और आगे ये पूछा गया है कि इनमें से गंगा की सहायक नदियां कौन सी हैं। तो देखिए, गंगा नदी अपोहा तंत्र आपने पढ़ा है तो गंगा की सहायक नदियों के बारे में आप जानते होंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी गंगा नदी तंत्र के बारे में जानकारी ले लेते हैं और उसका आइडिया लगेगा कि इनमें से कौन कौन सी गंगा की सहायक नदियां हैं। इनमें से कोई 1 है, 2 है, 3 है या चारों ही गंगा की नदियां हैं। तो देखिए, स्थिति हम एक बार देख लेते हैं। भारत में जो गंगा स्थिति उसके ऊपर हम बात करते हुए चलेंगे। यहाँ पर एक्चुअल में गंगा नदी कहाँ से प्रवाहित होती है वो आपको जरूरी है। तो देखिए, उत्तराखंड से निकलकर आगे उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों से होती हुई ये आगे बांग्लादेश की ओर, उसकी एक शाखा पश्चिम बंगाल की ओर यहाँ प्रवाहित होती है। इससे गंगा नदी की हम यहाँ पर सहायक नदियाँ देखें तो देखिए, आपको जो मुख्य सहायक नदियाँ इसकी देखने को मिलती हैं, ये मुख्य नदी तो है कौन सी, गंगा। इसके बाएं किनारे पर जो नदियाँ हिमालय की ओर से आकर इसमें मिलती हैं, वो बाएं किनारे पर मिलने वाली नदियों को यदि हम देखें तो देखिए, सबसे पहले इधर हमें पश्चिम की ओर से शुरुआत करेंगे तो यहाँ पर इसके साथ में रामगंगा, उसके आगे चलेंगे तो यहाँ पर गाजीपुर के निकट आकर इसमें मिलती है गोमती। गोमती से आगे चलेंगे, आगे को यहाँ पर नेपाल के इन भागों से प्रवाहित होती हुई आती है शारदा, और उससे आगे चलेंगे तो ये यहाँ पर आपको मिलती है घाघरा, जो कि बिहार के छपरा के निकट जाकर गंगा में मिल जाती है। उसके आगे चलेंगे तो यहाँ पर आपको मिलती है गंडक, और गंडक से आगे चलेंगे तो यहाँ पर आकर मिलती है कोसी। कोसी से आगे चलेंगे तो और आगे मिलती है महानंदा। तो देखिए, गंगा के बाएं किनारे पर हिमालय की ओर से आकर जो नदियाँ मिलती हैं उनमें रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सारे नाम आते हैं। प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी गंगा की सहायक नदियाँ। तो देखिए, विकल्प में देखिए, सबसे पहला नाम है गंडक। तो गंडक यहाँ पर गंगा की सहायक नदी है और ये नेपाल के इन क्षेत्रों से होती हुई आगे चलकर बिहार के सोनपुर के निकट, इसमें जो पटना के निकट है, वहाँ पर आकर इस गंगा नदी में मिलती है। तो गंडक यहाँ पर सही है। दूसरा ऑप्शन आपके सामने है कोसी। तो इस गंडक से थोड़ा आगे चलेंगे तो देखिए, नेपाल से आगे बिहार में प्रवाहित होती हुई यहाँ पर कोसी नदी गंगा के साथ में मिलती है। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के कारण कुख्यात है, बहुत ज़्यादा बाढ़ों की स्थिति उत्पन्न करती है बिहार में, इसलिए बिहार का शौक भी कहा जाता है कोसी नदी को। कोसी के बाद में तीसरा ऑप्शन आपके सामने घाघरा, जो यहाँ पर देखिए नेपाल, हिमालय के इन भागों से प्रवाहित होती हुई उत्तर प्रदेश में और आगे चलकर
बिहार में जाकर गंगा नदी के साथ में मिल जाती है। तो गंडक भी सही है, कोसी भी सही है, घाघरा भी सही है, और चौथा ऑप्शन आपके सामने आया कौन सा, गोमती, जिस नदी के किनारे पर लखनऊ शहर बसा हुआ है, उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हुई ये गंगा नदी में मिल जाती है। तो यहाँ पर ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ही गंगा की सहायक नदी है। तो देखिए यहाँ पर पहला विकल्प था 1, 2 व 4, दूसरा 1, 3 व 4, तीसरा 1, 2 व 3, और चौथा विकल्प था 1, 2, 3 व 4 सभी। तो डी ऑप्शन इसमें सही है। जिन्होंने डी किया है उनको पूरे अंक इसमें मिले हैं, और जिन्होंने इनमें से एक भी नदी को छोड़ा है उनको यहाँ पर माइनस में जाना पड़ा है। तो देखिए ये सारी गंगा की सहायक नदियाँ, जब भी आप अपवाह तंत्र का टॉपिक पढ़ें तो उसमें सामान्यतः जो बातें पूछी जाती हैं वो किसी नदी की सहायक नदियों का प्रश्न हो सकता है। उसके दाएं किनारे पर कौन सी हैं, बाएं किनारे पर कौन सी हैं, उस नदी पर महत्वपूर्ण बांध कौन से हैं, उसका उद्गम कहाँ से होता है, मुहाना उसका कहाँ पर है, ऐसी बातें आपको लगभग परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो उन बातों का ध्यान रखते हुए आपको नदियों का या अपवाह तंत्र का टॉपिक पढ़ना चाहिए। देखिए यहाँ पर गंगा में इसकी सहायक नदियों का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, और वही प्रश्न आपको आपके टेस्ट में दिया गया था। तो इसी स्तर से, इसी तरीके से आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाने संभावित हैं। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर गौर करते हैं। आपकी स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न आ रहा है, और दूसरा प्रश्न फिर से अपवाह तंत्र का है, नदियों के टॉपिक का यह प्रश्न है। प्रश्न देखिए क्या है, पढ़िए पहले। यहाँ पर कथन और आपके जो कारण वाला ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो परीक्षार्थी थोड़ा सा परेशान होते हैं कि कौन सा गलत है, इनमें से कौन सा सही है, सही व्याख्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। इस तरीके की बातों में कई बार समस्याएं आपके सामने हो जाती हैं। देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कथन। पहला कथन क्या है, तो देखिए पहला कथन यहाँ पर कथन ए, पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। तो देखिए यहाँ पर देखा जाए तो भारत की जो प्रायद्वीपीय स्थिति है उसमें आप देखेंगे कि भारत का ये जो पश्चिमी किनारा है इसके सहारे सहारे एक पर्वत है जिसका नाम है कौन सी, पश्चिमी घाट। इस पश्चिमी घाट से निकलकर कुछ नदियाँ वैसे तो पूर्व की ओर भी जाती हैं। यहाँ पर प्रश्न में इसके लैंग्वेज में कुछ जो थोड़ा सा अधूरापन सा आपको लग सकता है वो आपको कई बार कंफ्यूज भी कर सकता है। तो देखिए पश्चिमी घाट से निकलकर कुछ नदियां तो पूर्व की तरफ जाती हैं, वो तो डेल्टा का निर्माण करती हैं, लेकिन पश्चिमी घाट से निकलने वाली जो अधिकांश नदियां हैं वो पश्चिमी घाट से निकलने के पश्चात पश्चिम की ओर जाती हैं, यहाँ से प्रवाहित होती हैं और पश्चिम में जाकर यहाँ पर अरब सागर की ओर गिर जाती हैं। छोटी नदियां हैं, बहुत सारी बहती हैं, पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम की ओर जाकर अरब सागर की ओर गिर जाती हैं। यहाँ पर कथन दिया गया है पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। तो पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिमी तट पर प्रवाहित होते हुए जो नदियां अरब सागर की ओर गिरती हैं वो नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। कथन सही है। दूसरा यहाँ पर आपको कारण के रूप में दिया गया आर, क्यों, वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी या कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। तो देखिए पहली बात इसमें कही गई कि वो छोटे मार्ग से, इनका मार्ग वास्तव में छोटा है, पश्चिमी घाट से निकलकर थोड़ी ही दूरी प्रवाहित होती हैं और तब समुद्र आ जाता है। तो मार्ग बहुत छोटा है, मार्ग छोटा होने के कारण इनको अवसाद पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता। डेल्टा क्या होता है, नदी अपने साथ लाए हुए अवसादों को समुद्र में जहाँ पर मिलती है वहाँ पर जमा कर देती है और उससे जो आकृति बनती है उसको कहा जाता है डेल्टा। जब नदी के पास अवसाद या कंकड़ पत्थरों की मात्रा ही बहुत कम होगी तो वो जमाव कहाँ से करेगी, इसलिए डेल्टा का निर्माण होना संभव नहीं है। तो देखिए एक तो ये छोटे मार्ग से प्रवाहित होती हैं इसलिए इनके पास अवसाद नहीं होता है। दूसरा ये कड़ी या कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। तो देखिए पश्चिमी घाट की जो कठोर चट्टान है उनके ऊपर से ये पश्चिमी घाट की नदियाँ चलती हैं। उन कठोर चट्टानों के ऊपर से चलने के कारण उनका ये ज़्यादा कटाव नहीं कर पाती हैं और इसलिए इनके पास अवसाद या मलबा या कचरा उसकी मात्रा बहुत कम होती है। इसलिए जैसे ये समुद्र में जाकर गिरती हैं तो पानी तो होता है लेकिन अवसाद की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती है। कुछ एक अवसाद जो इनके साथ में पहुंचता है उनको समुद्र की धाराएं यहाँ से बहाकर ले जाती हैं। तो पश्चिमी घाट की नदियाँ सीधे समुद्र से मिलती हैं, उनके बीच में किसी भी प्रकार का अवसाद या रेत का जमाव नहीं होता है, अर्थात ये डेल्टा का निर्माण
नहीं करती हैं। पश्चिमी घाट की नदियां समुद्र के पानी से सीधा मिलती हैं और ऐसी स्थिति को कहा जाता है ज्वार नदमुख। ज्वार नदमुख या हम कह दें एस्चुरी। तो पश्चिमी घाट की जो नदियां हैं वो डेल्टा के स्थान पर ज्वार नदमुख या एस्चुरी का निर्माण करती हैं। और विशेष रूप से प्रायद्वीपीय पठार की दो नदियों के बारे में ऐसा प्रश्न बहुत बार किया जाता है कि जो एस्चुरी बनाती हैं, क्योंकि वो बड़ी नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती उनका नाम है, वो भी इधर पश्चिमी भागों में जाकर समुद्र में गिरती हैं और डेल्टा का निर्माण नहीं करती। तो ज़्यादातर उनका प्रश्न पूछा जाता है। वो काफ़ी लंबी भी हैं फिर भी नहीं बनाती हैं। लेकिन यहाँ पर पश्चिमी घाट से निकलने वाली अधिकांश नदियाँ छोटे मार्ग पर प्रवाहित होती हैं और कठोर चट्टानों वाले क्षेत्र से प्रवाहित होने के कारण इनके पास अवसाद बहुत कम होता है, इसलिए डेल्टा का निर्माण ये नहीं कर पाती। दोनों बातें सही है। पहला तो ये कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, और दूसरा कारण में लिखा गया डेल्टा का निर्माण क्यों नहीं करती हैं। दोनों बातें सही है, और जो दूसरी बात है वो पहली बात को सही एक्सप्लेन कर रही है, उसकी सही व्याख्या कर रही है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, ए तथा आर दोनों सही है, और आर है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो देखिए आगे के ऑप्शन तक जाने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, पहला ही ऑप्शन है वो पर्याप्त है, वो पूरी बात आपको बता रहा है। ऑप्शन जिन्होंने ए किया है वो यहाँ पर उन कैंडिडेट का सही हुआ है। तो देखिए फिर से यह आपको अफवाह तंत्र का प्रश्न पूछा गया। इस तरीके की बातें भी आपको नदियों के टॉपिक से, अफवाह तंत्र के टॉपिक से पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट तीसरे प्रश्न पर डिस्कशन करते हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है इस समय अफवाह तंत्र का ही एक और प्रश्न। भारत के भूगोल से संबंधित जो ड्रेनेज सिस्टम है, अफवाह तंत्र है, उसका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। जिन लोगों ने टेस्ट दिया है वो इन सब प्रश्नों को कर चुके हैं अपने टेस्ट में, और उन्हीं का एक्सप्लेनेशन ये चल रहा है। देखिए प्रश्न फिर से नदियों के टॉपिक का है। प्रश्न क्या है, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। राज्यों के नाम दिए गए, पर्टिकुलर जगह भी नहीं पूछी गई आपको। तो देखिए ऑप्शन आए आपके सामने, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये चार नाम आपके सामने आए हैं। अगर हम गोदावरी नदी की स्थिति देखें तो देखिए प्रायद्वीपीय पठार पर, प्रायद्वीपीय पठार के इन पश्चिमी भागों पर यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है पश्चिमी घाट। इस पश्चिमी घाट में यहाँ पर यदि हम देखें तो ये है महाराष्ट्र राज्य, और महाराष्ट्र के नासिक जिले में यहाँ पर त्रयंबक नामक स्थान है, वहाँ से निकलती है गोदावरी नदी, और आगे चलकर आंध्र प्रदेश के तट पर ये है समुद्र में मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रयंबक नामक स्थान से होता है। प्रश्न में आपको सिर्फ विकल्पों में राज्यों का नाम पूछा गया, तो गोदावरी कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र राज्य से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। बी जिन्होंने किया है उनका ये सही है। प्रायद्वीपीय पठार की यदि आप नदियां देखें तो प्रायद्वीपीय पठार में जो 3-4 महत्वपूर्ण नदियां हैं उनमें सबसे उत्तर में यहाँ पर हम देखेंगे तो ये बहती है महानदी, जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों में प्रवाहित होती है। उसके बाद में महाराष्ट्र से निकलकर आगे यहाँ पर कर्नाटका और आंध्र प्रदेश की तरफ प्रवाहित होती है कौन सी, गोदावरी। गोदावरी से नीचे हम चलेंगे तो नेक्स्ट महाराष्ट्र से निकलकर आगे आंध्र प्रदेश में, और गोदावरी के निकट ही जाकर समुद्र में मिलती ये है कृष्णा, और उससे नीचे चलेंगे तो यहाँ पर मिलती है कौन सी, कावेरी। प्रायद्वीपीय पठार की ये 4 सबसे महत्वपूर्ण नदियां हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। इनके बारे में आपको गोदावरी का प्रश्न पूछा गया कि ये कौन से राज्य से निकलती है, तो गोदावरी महाराष्ट्र राज्य से निकलती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न फिर से अफवाह तंत्र के टॉपिक का या नदियों के टॉपिक का आपकी स्क्रीन पर आया है। प्रश्न पढ़िए देखिए सबसे पहले, उसके बाद में हम इसकी व्याख्या करेंगे। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदियां प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र का भाग नहीं है। इन ऑप्शन में आपको उस नदी की पहचान करनी है प्रायद्वीपीय पठार के अफवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो देखिए भारत का हम संपूर्ण अफवाह तंत्र देखें, अभी हमने प्रायद्वीपीय पठार की बात की थी तो उसके ऊपर हमने जो 4 महत्वपूर्ण नदियों के नाम देखे थे जिनमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। यहाँ पर पहला ऑप्शन है कृष्णा, दूसरा ऑप्शन है महानदी। इन दोनों को तो अभी हमने प्रायद्वीपीय पठार के ऊपर पढ़ा है, तो पहला और दूसरा ऑप्शन कृष्णा और महानदी
ये तो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के भाग हैं, लेकिन इसने पूछा है कि कौन सी नदियां प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का भाग नहीं है। तो कृष्णा और महानदी के अलावा ऑप्शन आए हैं यहाँ पर सतलज भी है, चेनाब भी है और रावी भी है। तो देखिए सतलज, चिनाब और रावी की स्थिति क्या है, फिर हम पता लगा पाएंगे कि प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा निम्न में से कौन सा नहीं है। यहाँ पर देखिए, यदि हमें भारत के हिमालयी अपवाह तंत्र को देखें तो हिमालयी अपवाह तंत्र की जो नदियाँ हैं उनमें से 3 नदी तंत्र मुख्य हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। उनमें से सिंधु नदी तंत्र को देख लीजिए। सिंधु नदी जो तिब्बत में कैलाश श्रेणी से निकलकर भारत के इन लद्दाख, कश्मीर इनसे प्रवाहित होती हुई पाकिस्तान में प्रवाहित होती है, अरब सागर में जाकर गिरती है। कौन सी नदी? सिंधु। सिंधु की सहायक नदियों में देखा जाए तो यहाँ पर कश्मीर में से प्रवाहित होती है, सिंधु के दक्षिण में झेलम। झेलम से आगे चलेंगे तो यहाँ पर बहती है, कश्मीर के वेरीनाग से निकलकर आगे चलती है, वह है चिनाब। चिनाब से आगे चलेंगे तो यहाँ पर हिमाचल के रोहतांग से निकलकर आगे की ओर बहती है, ये है रावी। रावी से आगे चलेंगे तो रावी के निकट से ही निकल कर आती है कौन सी? व्यास। और व्यास से आगे चलेंगे तो यहाँ पर कैलाश पर्वत श्रेणी तिब्बत से निकल कर आती है सतलज, जो कि व्यास से मिलती है और फिर ये सभी नदियाँ आपस में जाकर मिल जाती हैं और सिंधु में जाकर गिर जाती हैं। तो देखिए भारत का जो सिंधु नदी का तंत्र है उसमें सिंधु की सहायक नदियों में सिंधु के दक्षिण में झेलम, झेलम के दक्षिण में चिनाब, चिनाब से आगे रावी, रावी से आगे व्यास और व्यास से आगे ये है सतलज। यहाँ पर इस प्रश्न में आपको जो ऑप्शन दिए गए उन ऑप्शन में देखिए सतलज नाम आया है, चिनाब आया है और रावी आया है। सतलज, चिनाब, रावी ये तीनों सिंधु नदी के अपवाह तंत्र का हिस्सा है और ये जो सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ ये हिमालयी अपवाह तंत्र में आती हैं, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में नहीं आती हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन सी नदियाँ प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का भाग नहीं है। तो देखिए सतलज नहीं है, चिनाब नहीं है और रावी नहीं है, जबकि कृष्णा और महानदी ये दोनों प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर प्रायद्वीपीय पठार पर प्रवाहित होती हुई आगे चलकर ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो ये दो तो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का हिस्सा है और ये 3 नहीं है। कौन कौन सी नहीं है? सतलज, चिनाब और रावी, अर्थात 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर जो लिखी गई है वो हिमालयी अपवाह तंत्र का हिस्सा है, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है 1, 3, 4, गलत होगा क्योंकि 1 में कृष्णा है। दूसरा ऑप्शन है 2, 3, 4, ये भी गलत होगा क्योंकि 2 नंबर कौन सी है? महानदी, जो कि प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का हिस्सा है। तीसरा ऑप्शन है 3, 4, 5, अर्थात सतलज, चिनाब और रावी। तो ये ऑप्शन सही है, 3, 4 और 5 वाला सी ऑप्शन सही है। सी में लिखा गया है कि सतलज, चिनाब और रावी का नंबर जो कि प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न लगभग अपवाह तंत्र में से आपको पूछे जाते रहे और इसी तरीके के पूछे जाएंगे। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न फिर से आपको इन्हीं नदियों के टॉपिक से ही पूछा गया है और यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, गलत कौन सा है वो पूछा गया है। गलत कौन सा ये पूछा गया है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ कथन सत्य हैं और एक असत्य होना चाहिए यदि हम ढूंढने की कोशिश करें तो। पहला कथन दिया गया है सतलज नदी का उद्गम राजस्थान झील तिब्बत से होता है। तो यहाँ पर जो पहला कथन लिखा गया है वो बिल्कुल सही है। तिब्बत में जो कैलाश श्रेणी है जिस पर मानसरोवर झील है उसके निकट राक्षसताल झील है और वहाँ से निकलती है कौन सी नदी? सतलज नदी। पहला ऑप्शन ए इसमें सत्य है। दूसरा बी में चलते हैं, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री से होता है। तो देखिए गंगोत्री हिमानी से जो गौमुख नामक स्थान है वहाँ से गंगा की जो मुख्य शाखा है वो निकलती है, तो गंगा का उद्गम गंगोत्री से होता है, ये भी सही है। तीसरा इसमें ऑप्शन दिया गया दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है। तो देखिए यहाँ पर दामोदर नदी की यदि हम बात करें जो पूर्वी भारत में प्रवाहित होने वाली नदियों में जिसका नाम आता है, यहाँ पर छोटा नागपुर पठार से निकलकर ये नदी बंगाल में हुगली के साथ में मिलती है और आगे चलकर देखा जाए तो हुगली और दामोदर दोनों मिलकर गिर जाती हैं किसमें? बंगाल की खाड़ी में। दामोदर का उद्गम होता है छोटा नागपुर
पठार से। यहाँ पर झारखंड में हम चलेंगे, वहाँ पर छोटा नागपुर का पठार का प्रदेश है, और उससे आगे चलेंगे तो पश्चिम बंगाल से होते हुए ये नदी प्रवाहित होती है। तो दामोदर का उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है। ये ऑप्शन भी यहाँ पर सही है। तो ए बी सी तीनों सत्य हैं। चौथा ऑप्शन दिया गया है सभी कथन सत्य हैं, अर्थात जो प्रश्न पूछा गया है इसमें कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें कोई भी कथन असत्य नहीं है, सभी कथन इसके सत्य हैं। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट ये जो प्रश्न है ये आपका भौतिक प्रदेशों का और नदियों का जो टॉपिक है उन दोनों को एक साथ करके ये प्रश्न पूछा गया है। भारत का जो उत्तर का हिमालय प्रदेश है उसको कुछ नदियां काटती हैं, और उन नदियों के काटने के आधार पर हिमालय का अनुप्रस्थ विभाजन किया गया है। हिमालय का अनुप्रस्थ विभाजन करने का काम नदी घाटियों के आधार पर जो सिडनी बोरार्ड ने किया था उसके आधार पर यह प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर सुमेलित करना है कि कश्मीर हिमालय कौन सी नदियों के बीच, कुमायूं हिमालय कौन सी नदियों के बीच है, नेपाल हिमालय कौन सी नदियों के बीच है, और असम हिमालय कौन सी नदियों के बीच है। तो देखिए यहाँ पर आपको हिमालय जो पूरी स्थिति है उसको देखना है, और उसके बाद में हम आइडिया लगा पाएंगे कौन सी नदियों के बीच में हिमालय का कौन सा हिस्सा आता है। सबसे पहले यदि हम भारत के पश्चिमी भागों से होते हुए आगे बढ़ें तो देखिए यहाँ पर हिमालय की जो पर्वत श्रेणियाँ उनमें देखा जाए तो सबसे ऊपर यहाँ तो है हिमालय, जिसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश ये पर्वत श्रेणियाँ हैं। उसके नीचे चलेंगे तो ये जो एक बड़ी और लंबी महान पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है कौन सी, महान हिमालय। महान हिमालय के दक्षिण में दूसरी पर्वत श्रेणी है, इसका नाम है लघु हिमालय। और हिमालय के दक्षिण में यहाँ जो तीसरी पर्वत श्रेणी है इसका नाम है शिवालिक। ये तो है हिमालय का कौन सा विभाजन, अनुदैर्ध्य विभाजन। यदि हमें नदी घाटियों के आधार पर देखें तो इनको नदियां अनुप्रस्थ रूप से काटती हैं, और सिडनी बोरार्ड ने यहाँ पर नदी घाटियों के आधार पर हिमालय का अनुप्रस्थ विभाजन किया है। तो उस अनुप्रस्थ विभाजन को हम देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ प्रवाहित होती है सिंधु नदी, यहाँ सिंधु नदी प्रवाहित होती है, और यहाँ से बहती है सतलज। तो देखिए सिंधु और सतलज के बीच में जो हिमालय का हिस्सा आ गया इसको कहा गया है कश्मीर हिमालय। आगे चलिए देखिए, सतलज से आगे हम चलेंगे तो यहां पर बहती है काली नदी। सतलज और काली नदी के बीच में ये जो उत्तराखंड वाले हिमालय का हिस्सा है इसे कहा जाता है कुमायूं हिमालय। तो ये कुमायूं का हिस्सा है। काली से आगे हम चलेंगे तो देखिए यहां पर बहती है तीस्ता नदी। काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के बीच का ये जो हिस्सा है इसको कहा जाता है कौन सा, नेपाल हिमालय। और देखिए तीस्ता से आगे चलेंगे तो यहां पर बह रही है कौन सी, ब्रह्मपुत्र। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में ये जो भाग है इसको कहा जाता है कौन सा, असम हिमालय। तो देखिए इन सभी ऑप्शन को आपको सुमेलित करना है। पहले स्थिति देख लीजिए, सिंधु और सतलज के बीच का हिस्सा है कश्मीर हिमालय, सतलज और काली नदी के बीच का हिस्सा है कुमायूं हिमालय, काली और तीस्ता नदी के बीच का हिस्सा है नेपाल हिमालय, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच का हिस्सा है कौन सा, असम हिमालय। तो देखिए सबसे पहला नाम आ रहा है यहाँ पर कौन सा, कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय को आप सुमेलित करेंगे तो कश्मीर हिमालय किसके बीच में है, सिंधु और सतलज के बीच में। यहाँ पर ऑप्शन देखिए सिंधु और सतलज आ रहा है चौथे में, सिंधु से सतलज के बीच में कश्मीर हिमालय। तो पहला किससे जाकर मिलेगा, चौथे से जाकर मिलेगा। यहाँ पर पहले के नीचे चार, दो ऑप्शन में दिए गए, ए में भी और डी में भी। तो अब आपके सामने ये स्थिति क्लियर हो गई है कि उत्तर या तो ए आएगा या उत्तर डी आएगा, बी और सी में से तो उत्तर नहीं आएगा। यदि हमें इनका सबका नहीं पता हो तब हम कैसे करें, वो बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अगला नाम है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय की स्थिति देखिए, कुमायूं हिमालय है सतलज और काली नदी के बीच में। ऑप्शन देखिए, सबसे पहला यहाँ पर है सतलज से काली। तो कुमायूं हिमालय को आपको किससे ज्वाइन करना है, सतलज से काली। दूसरे के नीचे क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए। तो देखिए दो के नीचे एक, सिर्फ एक जगह आ रहा है, कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। तो यहां आते ही आपका प्रश्न हल हो गया है कि इसका उत्तर आएगा कौन सा,
डी आएगा। लेकिन आगे और करके हम देख लेते हैं। नेक्स्ट तीसरा ऑप्शन आपके सामने क्या है, नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय की स्थिति क्या है, देखिए काली और तीस्ता नदियों के बीच में। यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिया गया है, ये माफ कीजिए तीसरा ऑप्शन है, थर्ड, काली से तीस्ता। तो नेपाल हिमालय के सामने आएगा काली से तीस्ता, अर्थात 3 के सामने क्या होना चाहिए, 3। तो 3 के नीचे 3 सिर्फ एक ही जगह आ रहा है, और वो भी कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में ही आ रहा है। और नेक्स्ट आगे चलें तो देखिए चौथा है असम हिमालय। असम की स्थिति है तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में। तो यहाँ पर असम हिमालय को देखें तो दूसरे ऑप्शन में तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच में, तो चौथे को मिलाएंगे 2 से। वैसे चौथे में देखा जाए तो यहाँ पर अधिकांश में जो आपको विकल्प दिए गए हैं वो 2-2 ही दिए गए, यहाँ का एक आना चाहिए था। तो देखिए ये जो स्थिति है इसमें कई जगह 2 आया है, लेकिन आपने जो पहले मिलान किया उसमें यहाँ पर आपने देखा है कि पहले के नीचे 4, दूसरे के नीचे 1, तीसरे के नीचे 3 आना चाहिए और चौथे के नीचे 2 आना चाहिए। तो विकल्प यदि देखा जाए तो डी ऑप्शन इसमें पूरी तरीके से सही है। हिमालय का इस तरीके से जो अनुप्रस्थ विभाजन है नदियों के आधार पर सिडनी बुराड ने किया था, और उसमें कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, ये 4 भाग बनाए थे नदियों के आधार पर। तो इस आधार पर प्रश्न परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है। ये कोई नया प्रश्न नहीं है, परीक्षाओं में हजारों बार इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। यहाँ से आपको प्रश्न हल करने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न, यहाँ पर अब भारत के भौतिक प्रदेशों से एक प्रश्न आया और बहुत आसान सा प्रश्न आपको यहाँ पर पूछ लिया गया है। देखिए प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है। समुद्र में आपको बहुत सारे द्वीप देखने को मिलते हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं। भारत के दोनों किनारों पर आप चलेंगे तो आपको कई द्वीप देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रश्न आया प्रवाल द्वीप। प्रवाल क्या है? प्रवाल एक समुद्री जीव है जो अपने चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का कवच बनाए हुए रखता है अपनी सुरक्षा के लिए। ये जीव बहुत सारी संख्या में बड़ी कॉलोनी के रूप में एक साथ पाए जाते हैं, और जैसे ये मरते हैं तो इन प्रवाल के जो खोल हैं वो इकट्ठे होते जाते हैं, और इन खोल या कवच के इकट्ठा होते रहने से धीरे धीरे ये समुद्र के पानी से बाहर एक द्वीप के रूप में दिखाई देने लगते हैं। तो ऐसे जीवों के जो कवच हैं, खोल हैं, उनसे बने हुए द्वीपों को हम कहते हैं कौन से द्वीप? प्रवाल द्वीप। भारत के दोनों तरफ यदि देखा जाए तो कौन कौन से मुख्य द्वीप हैं, उनकी स्थिति यदि हम देखें तो देखिए प्रायद्वीप भारत के दोनों तरफ, इस तरफ ये बंगाल की खाड़ी और इस तरफ ये है अरब सागर। बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और पश्चिम में अरब सागर की ओर चलेंगे तो इधर है कौन से? लक्षद्वीप समूह। भारत के पश्चिम में जो लक्षद्वीप समूह है ये प्रवाल से बने हुए द्वीप हैं। किस प्रकार की द्वीप है? प्रवाल द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीपों को आप देखेंगे तो ये एक समुद्र की पहाड़ी है जो समुद्र के पानी से बाहर कई जगह निकली हुई है। उनको हम कहते हैं कौन से? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहां पर आपके सामने जो ऑप्शन आए उनमें एक न्यूमोर नाम भी आया है। न्यूमोर यहां पर जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा उसके सामने जो द्वीप है उसका नाम है न्यूमोर द्वीप। अब यहाँ पर स्थिति देखी जाए तो आपको 3 नाम दिए गए बंगाल की खाड़ी की ओर से। न्यूमोर यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है ए, इसके अलावा कार निकोबार और अंडमान। तो ये सारे के सारे बंगाल की खाड़ी के द्वीप हैं जो कि प्रवाल जीवों द्वारा निर्मित नहीं है। अरब सागर की ओर से सिर्फ एक नाम आपके सामने आया, कौन सा? लक्षद्वीप, जो कि प्रवाल से निर्मित है। तो ये एक बहुत कॉमन सा प्रश्न है कि आपको अरब सागर की ओर जो लक्षद्वीप समूह मिलते हैं वो प्रवालों से निर्मित है, और यही इसका ऑप्शन जो सी है ये उत्तर सही होगा। लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप का एग्जाम्पल है। चलिए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। फिर से आपको यहाँ पर भौतिक प्रदेशों से ये प्रश्न पूछा गया है, और ये अब की बार पहाड़ियों का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए प्रायद्वीपीय पठार की ये कुछ आपको पहाड़ियाँ दी गई हैं, और इन पहाड़ियों में देखिए भारत की आप संपूर्ण अवस्थिति के संदर्भ में देखते हुए चलें तो कौन सी पहाड़ियाँ भारत के कौन से हिस्से में आपको देखने को मिलती हैं। इस तरीके का प्रश्न अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो देखिए पहला ऑप्शन आया कार्डामम पहाड़ियाँ। कार्डामम पहाड़ियाँ आपको यहाँ पर केरल की तरफ देखने मिलती हैं, और इसने यहाँ पर ऑप्शन दिया कार्डामम पहाड़ियाँ और सामने दिया कोरोमंडल
तट। तो देखिए तट की हम बात करें तो तमिलनाडु राज्य का जो इधर वाला पूर्व वाला तट है, इस तट का नाम है कौन सा तट? कोरोमंडल तट। केरल राज्य के किनारे पर ये जो तट है, इस तट का नाम है मालाबार तट। कार्डामम या इलायची की पहाड़ियां आपको यहाँ मिलती हैं, तो किस तरफ है? मालाबार तट की तरफ है। ऑप्शन में आपको सामने क्या लिखा गया है? कोरोमंडल तट। तो देखिए पहला ही जो विकल्प है वो गलत है, अर्थात सही सुमेलित नहीं है। तो पहला विकल्प सुमेलित नहीं है। ए ऑप्शन यदि हम देखें तो यहीं पर आपको आंसर मिल जाता है, लेकिन आगे जो विकल्प है उनको भी हम देख लें। नेक्स्ट दूसरा विकल्प आपको दिया गया महादेव पहाड़ियां मध्य। तो देखिए मध्य भारत में यहाँ पर सतपुड़ा रेंज है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में गुजरात की तरफ जो पहाड़ियां हैं उनका नाम है राजपीपला। राजपीपला से आगे चलेंगे तो मध्य प्रदेश में आपको मिलती हैं कौन पहाड़ियां? महादेव पहाड़ियां। और महादेव पहाड़ियों के और पूर्व में चलेंगे तो यहाँ पर आपको मिलती हैं कौन सी? मैकाल पहाड़ियां। तो देखिए मध्य भारत में जो सतपुड़ा श्रेणी है, इस सतपुड़ा श्रेणी के जो भाग हैं, यदि हम पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगे तो पहले राजपीपला, फिर महादेव और फिर मैकाल। यहाँ पर आपको पूछा गया महादेव पहाड़ियाँ और सामने दिया गया है क्या? मध्य भारत। तो देखिए महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत में स्थित हैं, ये सही सुमेलित है। और इन महादेव पहाड़ियों में ही मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी आपको देखने को मिलती है, जिसका नाम है कौन सी? धूपगढ़। धूपगढ़ यहाँ पर मध्य प्रदेश की महादेव पहाड़ियों में स्थित है, जो पूरी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की भी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट अगला नाम आपको दिया गया है मिकिर पहाड़ियाँ, और ऑप्शन दिया गया है सामने उत्तर पूर्वी या पूर्वोत्तर भारत। तो देखिए मिकिर पहाड़ियाँ यहाँ पर आप चलेंगे असम की ओर तो यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं पूर्वोत्तर भारत में। तीसरा यहाँ पर सही है। और चौथा ऑप्शन दिया गया है सभी सही सुमेलित हैं। जी नहीं, सभी सुमेलित नहीं है। पहला है सुमेलित था, जिसको हमने देख लिया है कि कार्डामम पहाड़ियों के सामने कोरोमंडल लिखा हुआ था, जबकि कोरोमंडल तट यहाँ पर तमिलनाडु का ये तट है, इस तरफ कार्डामम पहाड़ियाँ या इलायची की पहाड़ियाँ नहीं है। तो यहाँ पर पहला विकल्प सही था। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको फिर से भौतिक प्रदेशों के टॉपिक से पूछा गया और दो दर्रे आपको पूछे गए, थाल घाट और भौर घाट। ये कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? थाल घाट और भौर घाट भारत के पश्चिमी तट पर जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है उसमें आपको मिलते हैं, महाराष्ट्र राज्य में ये स्थित हैं। और देखिए हमें भारत की जो प्रायद्वीपीय आकृति है उसको देखें तो देखिए यहाँ पर ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है जिसको हम कहते हैं कौन सी? सह्याद्री। सह्याद्री का जो उत्तरी भाग है ये हम कहते हैं कौन सी सह्याद्री है? उत्तरी सह्याद्री। आगे चलेंगे तो ये मध्यवर्ती भाग है और उसके नीचे चलेंगे तो ये है कौन सा? दक्षिणी भाग। उत्तरी सह्याद्री है महाराष्ट्र राज्य में, और उत्तरी सह्याद्री के महाराष्ट्र राज्य में आपको दो दर्रे मिलते हैं। एक का नाम है कौन सा? थाल घाट, और दूसरे का नाम है कौन सा? भौर घाट। दोनों महाराष्ट्र राज्य में है, दोनों ही आपको उत्तरी सह्याद्री में देखने को मिलेंगे। ऑप्शन आया है दक्षिणी सह्याद्री, अन्नामलाई, उत्तरी सह्याद्री और पालनी। तो देखिए उत्तरी सह्याद्री में महाराष्ट्र राज्य में दोनों स्थित है, थाल घाट और भौर घाट। इस तरफ है भारत के इस पश्चिमी तट पर यहाँ पर मुंबई है। मुंबई से आपको भारत के आंतरिक भागों की ओर जाना है तो आपको कौन से दर्रे जोड़ने का काम करते हैं? तो देखिए आप मुंबई से नासिक की ओर जाओगे तो आपको थाल घाट जोड़ेगा, और मुंबई से आप पुणे की ओर जाओगे तो आपको भौर घाट जोड़ने का काम करता है। तो भौर घाट दर्रा मुंबई को पुणे से और थाल घाट मुंबई को नासिक से जोड़ने का काम करता है। यहाँ पर है कौन सी जगह? मुंबई। तो दोनों ही उत्तरी सह्याद्री में महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसके अलावा आपके सामने आया अन्नामलाई। अन्नामलाई यहाँ पर दक्षिण में जो केरल की पहाड़ियाँ हैं उनका नाम है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, जिनमें दक्षिणी भारत की या संपूर्ण प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामलाई की पहाड़ियों में, जिसका नाम है अनई मुड्डी। तो वो आपको यहाँ पर केरल में देखने को मिलती है। 2695 मीटर जिसकी हाइट है। यहाँ पर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं और इन अन्नामलाई की पहाड़ियों में अनई मुड्डी नामक चोटी है जो संपूर्ण प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर
चौथा ऑप्शन जो आपको दिया गया था वो पालनी की पहाड़ियों का दिया गया था। पालनी की पहाड़ियाँ यहाँ पर आपको तमिलनाडु राज्य में देखने को मिलती हैं। पालनी पहाड़ियाँ, यहाँ पर आपका प्रश्न था थालघाट और भौरघाट ये कौन सी पहाड़ियों में स्थित हैं। तो देखिए थालघाट और भौरघाट ये पश्चिमी घाट में स्थित है, जिसको आप उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री कह सकते हैं। उसके भी उत्तरी सह्याद्री वाले हिस्से में महाराष्ट्र राज्य में थालघाट और भौरघाट है, जो मुंबई को क्रमशः नासिक और पुणे से जोड़ने का काम करते हैं। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि थालघाट किसको जोड़ता है और भौरघाट किसको जोड़ता है, तो उस दृष्टि से भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। थालघाट और भौरघाट का ये प्रश्न था। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको फिर से पर्वत श्रेणियों का पूछा गया और इस बार हिमालय की पर्वत श्रेणियों का प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न है निम्न में से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली, अर्थात आपको उत्तर की ओर चलना है और पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी आएंगी वो आपको देखना है। यहाँ पर आपके सामने जो 4 नाम आए हैं उनमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल ये नाम आए हैं। ये परीक्षाओं का बहुत पुराना प्रश्न है और बहुत ज़्यादा बार ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। आपकी परीक्षा में भी बहुत ज़्यादा संभावना है कि प्रश्न हूबहू ही आ जाए, क्योंकि ये प्रश्न हूबहू आज तक बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। क्या स्थिति है, क्या बात इसमें से पूछी जाती है, तो देखिए यहाँ पर हमें उत्तरी भारत में जो पहाड़ियाँ हैं उनकी स्थिति देख लेते हैं और वहीं से ये प्रश्न आपको बार बार किया जा रहा है। ये देखिए भारत का जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, उस उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का सबसे उत्तरी भाग है, उसको हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय में आपको जो पहाड़ियाँ मिलती हैं उनमें सबसे उत्तर में जो पर्वत श्रेणी है इसका नाम है काराकोरम। काराकोरम, काराकोरम के दक्षिण में फिर ये जो पर्वत श्रेणी है इसका नाम है लद्दाख। लद्दाख के दक्षिण में यहाँ पर जो तीसरी पर्वत श्रेणी है उसका नाम है जास्कर। जास्कर के दक्षिण में चलेंगे तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी और बड़ी पर्वत श्रेणी है, इसका नाम है कौन सी, महान हिमालय। महान हिमालय के दक्षिण में यहाँ पर अगली पर्वत श्रेणी है जो महान हिमालय से अपेक्षाकृत कम ऊंची है, इसका नाम है लघु हिमालय। और लघु हिमालय के दक्षिण में यहाँ पर एक सबसे कम ऊंचाई वाली पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है शिवालिक। के सबसे ऊपर है ट्रांस हिमालय, जिसमें क्या है, काराकोरम है, उसके दक्षिण में लद्दाख है, उसके दक्षिण में जास्कर है। जास्कर से नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर हिमालय की 3 पर्वत श्रेणियां आपको मिलती हैं। कौन कौन सी, महान हिमालय, महान हिमालय के दक्षिण में ये लघु हिमालय और लघु हिमालय के दक्षिण में ये है कौन सी, शिवालिक। इनमें से जो लघु हिमालय है इसको विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे इस लघु हिमालय का ये जो हिस्सा है जो कि कश्मीर में है, इस हिस्से को हम कहते हैं पीर पंजाल। किस नाम से जाना जाता है, पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है। आगे हिमाचल प्रदेश वाला ये जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं क्या, धौलाधर कहते हैं। आपको जो प्रश्न पूछा गया है उसमें 4 ही नाम आए हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और यहाँ पर पीर पंजाल। तो देखिए प्रश्न आपका क्या था, निम्न में से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो आपको चलना है उत्तर की ओर, पहले कौन सी आएगी और बाद में कौन सी आएगी। तो देखिए आपको चलना है किस तरफ, दक्षिण से उत्तर की ओर। यदि आप उत्तर से दक्षिण चलते, उत्तर से चलते तो सबसे पहले क्या आती, काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर आता महान हिमालय, फिर आता लघु हिमालय जिसमें क्या है पीर पंजाल और धौलाधर, और उसके बाद में क्या आता, शिवालिक आता। लेकिन आपको किधर से चलना है, दक्षिण से उत्तर की ओर, क्योंकि आपके प्रश्न में क्या लिखा गया है, उत्तर दिशा की, उत्तर दिशा की ओर आपको चलना है। तो यहाँ से हम चलना शुरू करें, सबसे दक्षिण में क्या है, शिवालिक के उत्तर में आप चलेंगे तो लघु हिमालय, लघु हिमालय में क्या है, पीर पंजाल, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया है। तो इधर से चलेंगे तो सबसे पहले क्या आ गया आपके सामने, ऑप्शन थे उसके हिसाब से क्या नाम आ गया है, पीर पंजाल। तो यहाँ पर डी ऑप्शन में भी दिया गया है और बी ऑप्शन में भी दिया गया है कि सबसे दक्षिण में कौन सा, पीर पंजाल। पीर पंजाल से आगे चलेंगे तो ये कौन सा आ गया, महान हिमालय। महान से आगे चलेंगे तो फिर ये आ गई कौन सी, जास्कर। जास्कर के उत्तर में लद्दाख
और सबसे उत्तर में कौन सी, काराकोरम। तो आपको क्रम क्या देखना है, देखिए पीर पंजाल, पीर पंजाल से आगे उत्तर में ये जास्कर, जास्कर के उत्तर में ये लद्दाख और लद्दाख के उत्तर में कैलाश। क्रम देखिए पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम, ये क्रम आपको ढूंढना है। पहले ऑप्शन में ये क्रम नहीं है, सबसे पहले नाम जास्कर आ गया और उसके बाद में पीर पंजाल आ गया, तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है पीर पंजाल, पीर पंजाल के बाद में जास्कर, जास्कर के बाद में लद्दाख और लद्दाख के बाद में काराकोरम। क्या दिया गया है, पहले पीर पंजाल, फिर जास्कर, फिर लद्दाख और फिर काराकोरम। जैसी वास्तविक स्थिति है वो आपको बी ऑप्शन में दी गई है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। सी ऑप्शन में दिया गया है सबसे पहले काराकोरम, जो कि सबसे उत्तर में है, दक्षिण से उत्तर की ओर चलेंगे तो लास्ट में आएगा, सबसे फर्स्ट में नहीं आएगा, तो तीसरा ऑप्शन गलत है। चौथे में सबसे पहले पीर पंजाल लिखा हुआ है, यहाँ सही है, उसके बाद में लद्दाख लिख दिया और उसके बाद में जास्कर लिख दिया, जबकि दक्षिण से उत्तर की ओर चलेंगे तो जास्कर पहले आएगा और लद्दाख बाद में आएगा। इसलिए यहाँ पर देखा जाए तो ये चौथा ऑप्शन भी गलत है। आपके लिए जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है, दूसरा, बी जिन्होंने किया है उनका सही है ये प्रश्न। पीर पंजाल, उसके बाद में जास्कर, फिर लद्दाख और फिर काराकोरम। ये प्रश्न इसी ढंग से कई बार परीक्षाओं में रिपीट हो चुका है। यहाँ पर आपको पूछा गया था उत्तर की ओर, ये प्रश्न आता है दक्षिण की ओर, तब आपको काराकोरम से शुरू करना है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और उसके बाद में कैलाश, ऐसे इसमें ये पीर पंजाल, इस तरीके से आपको चलते जाना है। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको यहाँ पर पूछा गया है दर्रों का। यहाँ पर हिमालय के कुछ दर्रे दिए गए हैं और वो दर्रे कौन से राज्य में हैं ये बात आपको पूछी गई है। तो देखिए हमें महान हिमालय की स्थिति देखें तो उसमें ये जो आपके सामने दर्रे हैं वो महान हिमालय में स्थित है। यहाँ पर पहला नाम आया है माना दर्रा और नीति दर्रा, उत्तराखंड। माना और नीति दर्रा ये उत्तराखंड में ही आपको देखने को मिलते हैं, जो उत्तराखंड के विभिन्न दर्शनीय भागों को उत्तर में कैलाश पर्वत श्रेणी या तिब्बत से जोड़ने का काम करते हैं। यहाँ पर ये ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन दिया गया बॉमडीला, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ही आपको बॉमडीला दर्रा देखने को मिलता है, दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरा दिया गया जेलेपला, सिक्किम। जेलेपला सिक्किम में है, जो आगे चलकर चुम्बी घाटी को जोड़ने का काम करता है और इसी दर्रे के निकट आपको विवादित जो भाग है डोकलाम वो मिलता है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन भी सही है। चौथा दिया गया सिपकीला, जम्मू कश्मीर। सिपकीला दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है, सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है और इसी सिपकीला दर्रे से होकर सतलज नदी जो तिब्बत की ओर से आ रही है वो भारत में प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश राज्य में। तो सिपकीला जम्मू कश्मीर में नहीं है, सिपकीला कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। डी ऑप्शन जो है वो सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं लेकिन डी सुमेलित नहीं है। सिपकीला हिमाचल प्रदेश में था और यहाँ पर सामने क्या लिखा गया, जम्मू कश्मीर, तो ये सुमेलित नहीं था। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है। तो देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से हम देखें, जो भारत के जो भौतिक विभाग बनते हैं उनमें भौतिक विभागों में से कौन सा सबसे बड़ा है ये आपको देखना है। सामान्यतः हम भारत को जिन भौतिक विभागों में बांटते हैं, वैसे तो अलग अलग विद्वानों ने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से भारत को 4, 5 और 6 भौतिक में बांटा है, लेकिन अधिकांश विद्वान भारत को जिन 5 भौतिक प्रदेशों में बांटने का काम कर रहे हैं उनकी स्थिति देखा जाए तो सबसे पहले ये जो उत्तर का भाग है इसको कहा जाता है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। इसके दक्षिण में यहाँ पर आपको एक विशाल मैदानी प्रदेश मिलता है जिसको हम कहते हैं उत्तर का मैदानी प्रदेश। इसके आगे चलेंगे तो ये जो सारा हिस्सा है जिसको हम कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार, और इसके आगे चलेंगे तो दोनों तरफ यहाँ पर हैं कौन से, तटीय मैदान, और इनसे आगे चलेंगे तो यहाँ पर समुद्र में आपको मिलते हैं कुछ द्वीप समूह। इनमें से क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा जो भौतिक प्रदेश है वो है प्रायद्वीपीय पठार। देखिए 16 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 50% हिस्सा प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है। यही सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, पहला उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा उत्तरी मैदान और चौथा दिया गया है तटीय भाग। तो इनमें से सही ऑप्शन आपका है कौन सा, प्रायद्वीपीय पठार, ये सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। नेक्स्ट अगला प्रश्न यहाँ पर आपको पूछा गया है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की
सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए, भारत के यदि हम पूरब में चलें तो पूरब में यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इन अंडमान निकोबार द्वीप समूहों की सबसे ऊंची चोटी आपको पूछी गई है। उत्तरी अंडमान द्वीप है यहाँ पर सबसे उत्तर में, और उसमें एक चोटी है जिसका नाम है शैडल पीक। शैडल पीक यहाँ पर इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, जो 732 मीटर ऊंची है, और यह आपको पहले ऑप्शन में, ए ऑप्शन में ही दिया गया है। तो शैडल पीक जिन्होंने किया है वो सही है। माउंट ओल्डहैम यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी में नहीं आता है। माउंट तुलियर की यदि हम बात करें तो देखिए, सबसे दक्षिण में जो ग्रेट निकोबार द्वीप है यहाँ पर है माउंट तुलियर, जो कि निकोबार समूह की सबसे ऊंची चोटी है, और पूरे अंडमान निकोबार समूह में ये दूसरे नंबर की ऊंची चोटी है। 642 मीटर की ऊंचाई है। सैडल पीक की ऊंचाई ज़्यादा है। तो अंडमान निकोबार दोनों में यदि मिलाकर देखें तो सबसे ऊंची सैडल पीक है, उसके बाद में दूसरे नंबर पर आती है कौन सी? तुलियर। तो 2 नंबर की पूछी जाए तब आप तुलियर कर सकते हैं। 1 नंबर कौन सी है? सैडल पीक है। चौथा ऑप्शन आपको नामचा बरवा दिया गया था, जो हिमालय की चोटी है, आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको पूछा गया, मध्य हिमालय को शिवालिक से अलग कौन करता है? तो देखिए, भारत के जो हिमालयी प्रदेश हैं उनके बीच में आपको कुछ भ्रंश देखने को मिलते हैं, और वो भ्रंश इन हिमालय की जो पर्वत श्रेणियाँ उनको एक दूसरे से अलग करने का काम करते हैं। तो देखिए, हिमालय में कौन कौन से मुख्य आपको भ्रंश देखने को मिलते हैं, उनकी स्थिति हम एक बार यहाँ पर देख लेते हैं, और वहाँ से ये प्रश्न आपका आसानी से हल हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे उत्तर में ये जो भाग है ये है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ट्रांस हिमालय के दक्षिण में यहाँ पर ये जो पर्वत है इसका नाम है कौन सी? महान हिमालय। महान के दक्षिण में ये है लघु हिमालय। लघु हिमालय के दक्षिण में ये है कौन सी? शिवालिक। अब इन सब के बीच में कुछ भ्रंश है। कौन से भ्रंश है वो आपको देखने हैं। तो देखिए, ये हिस्सा है कौन से हिमालय का? ट्रांस हिमालय का, और इस पर्वत श्रेणी का नाम है कौन सी? महान हिमालय। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में ये जो भ्रंश है ये है इंडस सच्चर। तो सच्चर भ्रंश ये है, सच्चर क्षेत्र है ये। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सच्चर का दिया गया है, तो वो किसके बीच में है? ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में। आपको पूछा किसका है? मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच का आपको पूछा है। नेक्स्ट देखिए, ये महान हिमालय, और महान हिमालय के दक्षिण में ये जो श्रेणी है इसका नाम है क्या? लघु हिमालय। तो देखिए, ये आपकी है महान और ये है लघु। महान और लघु हिमालय के बीच में ये जो भ्रंश है इसका नाम है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या नाम है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट, या हम कहते हैं मुख्य केंद्रीय क्षेप। मेन सेंट्रल या मुख्य केंद्रीय क्षेप या मुख्य केंद्रीय दरार है। यहाँ पर वैसे दूसरा ऑप्शन दिया गया है मुख्य केंद्रीय दरार, लेकिन मुख्य केंद्रीय दरार किसके बीच में? महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में। लघु हिमालय के दक्षिण में ये है कौन सा? शिवालिक। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में ये जो दरार है इसका नाम है मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री, या हम कह दें मुख्य सीमा भ्रंश। तो देखिए, आपको प्रश्न पूछा गया कि मध्य हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग कौन करता है? तो ये मध्य हिमालय, लघु हिमालय को हम मध्य हिमालय कह सकते हैं क्योंकि ये बीच का है, और इसके दक्षिण में कौन सा? ये शिवालिक। मध्य हिमालय और शिवालिक को अलग करता है मेन बाउंड्री फॉल्ट, या हम कह दें कौन सा? मुख्य सीमा भ्रंश। पहला विकल्प यहाँ पर दिया गया था ए, वो सही है। तो देखिए, मुख्य जो भ्रंश इनको अलग करने वाले हैं वो कौन से हैं? आप यहाँ से देखते जाइए। ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से अलग करता है कौन सा?
शचर। महान हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है MCT यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट या मुख्य केंद्रीय दरार, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिया गया था। आगे देखिए, लघु हिमालय को शिवालिक से अलग करता है मेन बाउंड्री फॉल्ट या मुख्य सीमा भ्रंश, जो कि आपको पहले ऑप्शन में दिया गया था। शचर वाला आपको तीसरे ऑप्शन में दिया गया, जो कि ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से अलग करता है। और इसके अलावा चौथा विकल्प आपको दिया गया था महान सीमावर्ती भ्रंश, अर्थात कौन सा, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। देखिए, ग्रेट बाउंड्री जो फॉल्ट है वो आपको हिमालय में नहीं मिलता है। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट यहाँ पर है, ये राजस्थान में, एक तरफ अरावली है और एक तरफ ये प्रायद्वीपीय पठार है, यहाँ पर है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ये चौथा ऑप्शन था। प्रश्न आपको यहाँ से पूछा गया कि इस मध्य हिमालय को इस शिवालिक से अलग कौन करता है, तो मेन बाउंड्री फॉल्ट करता है, मुख्य सीमा भ्रंश इसको अलग करता है। ए ऑप्शन इसमें सही था। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही कथन का चयन कीजिए। आपके सामने कुछ कथन है और इनमें से आपको ये देखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। यहाँ पर आपको जो कथन दिए गए हैं ये थोड़ा सा हमें भारत का जो पठार है उसके पूर्वी किनारे की ओर हम, तो यहाँ से आपको ये प्रश्न थोड़ा सा किया गया है। तो देखिए, प्रायद्वीपीय पठार का ये जो हिस्सा है, जो पश्चिम बंगाल झारखंड वाला ये हिस्सा है, इसको कहा जाता है छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार। और इस तरफ ये उत्तर पूर्वी भारत, ये जो हिस्सा है इसको कहा जाता है यहाँ पर मेघालय का पठार। प्रश्न आपको यहाँ से पूछा गया है। पहला प्रश्न देखिए, राजमहल गारो गैप मेघालय पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। राजमहल गारो गैप क्या है? छोटा नागपुर पठार पर यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों का नाम है राजमहल पहाड़ियाँ। और इधर मेघालय के पठार पर यदि हम चलें तो देखिए, मेघालय के पठार पर यहाँ पहाड़ियाँ हैं गारो, इनसे आगे चलें यहाँ पर है खासी, इनसे आगे चलें यहाँ पर है जयंतियाँ। गारो, खासी और जयंतियाँ पहाड़ियाँ हैं मेघालय के पठार पर, और छोटा नागपुर पठार पर इधर कौन सी है, राजमहल पहाड़ियाँ। ये बीच का जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं राजमहल और गारो के बीच का गैप। क्या है? राजमहल गारो गैप मेघालय, ये राजमहल गारो गैप हुआ, ये है मेघालय के पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। तो बिल्कुल सही बात है, राजमहल और गारो के बीच का ये जो गैप है ये मेघालय के पठार और छोटा नागपुर पठार को अलग करता है। पहला कथन तो इसमें सही है। दूसरा कथन देखिए, गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ मेघालय के पठार पर स्थित है। ये हमने अभी बात की है कि मेघालय के पठार पर आप पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगे तो पहले गारो, फिर खासी और फिर जयंतिया पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो ये दूसरी बात भी सही है। दो दिए गए दोनों ही सही है। पहला विकल्प है केवल एक, दूसरा विकल्प है केवल दो, और तीसरा विकल्प है एक और दो दोनों ही। तो दोनों ही सही है। सी जिन्होंने किया है उनका यहाँ पर सही है ये प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपको पूछा गया है, शांत घाटी कहाँ है? साइलेंट वैली, जो बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती है। तो देखिए, शांत घाटी, आपने सीधा सीधा इस प्रश्न का आंसर बहुत बार सुना पड़ा होगा। ये केरल राज्य में स्थित है साइलेंट वैली, जहाँ पर आपको पालघाट दर्रा देखने को मिलता है, जो कि नीलगिरी की पहाड़ियों को अन्नामलाई की पहाड़ियों से अलग करता है। उनके बीच में पालघाट जो दर्रा है वहाँ पर है साइलेंट वैली या शांत घाटी। बहुत ज़्यादा जैव विविधता इस एरिया में पाई जाती है। कौन से राज्य में मिलती है? केरल में मिलती है। सीधा सीधा आंसर है सी, शांत घाटी कहाँ पर? केरल में। चलिए अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथनों का चयन कीजिए। पहला कथन, नुब्रा घाटी जम्मू कश्मीर में स्थित है। देखिए, ये थोड़ा सा प्रश्न आपके लिए इस समय के हिसाब से महत्वपूर्ण बन सकता है और थोड़ा मुश्किल भी बन सकता है। यहाँ पर यदि हमें नुब्रा की स्थिति देखें, नुब्रा एक नदी का नाम है जो कि श्योक की सहायक नदी है और श्योक सिंधु की सहायक नदी है। तो देखिए, यहाँ पर हम यदि इससे ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में चलें तो यहाँ बहती है सिंधु नदी।
सिंधु की सहायक नदी है श्योक, और श्योक की सहायक है नुब्रा। यहां है प्रश्न में पहला विकल्प है नुब्रा घाटी जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो देखिए इस समय की जो स्थिति है वहाँ पर जम्मू कश्मीर राज्य के 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं, और उनमें से ये हुआ जम्मू कश्मीर, और ये जो सारा हिस्सा है इसका नाम है क्या, लद्दाख। तो देखिए नुब्रा घाटी लद्दाख क्षेत्र में है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में नहीं है। अगर इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में विभाजन से पहले का इस प्रश्न को हम देखें तो उसका सही आंसर क्या होता, जम्मू कश्मीर ही होता। लेकिन इस समय की स्थिति है कि नुब्रा घाटी जम्मू कश्मीर में न होकर कहाँ पर है, लद्दाख में। पहला विकल्प यहाँ पर गलत है, पहला ऑप्शन गलत है, एक। दूसरा, बुंदेलखंड का पठार का विस्तार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में है। तो देखिए मध्य भारत में ये जो एरिया है इसको बुंदेलखंड कहा जाता है। दक्षिणी भाग है वो मध्य प्रदेश में आता है और उत्तरी भाग आता है किसमें, उत्तर प्रदेश में। दूसरा कथन इसमें सही है। तीसरा कथन है न्यूमोर द्वीप पश्चिम बंगाल, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने बात की थी। यहाँ पर आप यदि देखें तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है उसके सामने एक द्वीप का नाम है कौन सा, न्यूमोर द्वीप, जिसे लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद की स्थिति हमेशा बनी रही है, और कुछ समय पहले ये द्वीप जलमग्न हो गया था। तो न्यूमोर द्वीप की जो स्थिति है वो पूछी है कहाँ है, तो बंगाल की खाड़ी में। तीसरा जो इसमें कथन दिया गया है वो सही है। तो 2 और 3 सही है, 1 गलत है। पहला ऑप्शन है केवल 1 और 2 नहीं, दूसरा ऑप्शन है केवल 1 और 3 नहीं, तीसरा है 2 और 3, ये सही है। 2 और 3, 1 वाला कथन गलत है, और तीनों सही है तो ये भी गलत। सी ऑप्शन इसमें सही है, दूसरा और तीसरा कथन सही थे। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न पूछा गया क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। तो बहुत कॉमन सा प्रश्न हो गया कि भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। देखिए जनसंख्या की दृष्टि से यदि बात की जाए तो चीन के बाद में भारत का दूसरा स्थान आता है, लेकिन यदि हम क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे बड़े देशों में जो आपके सामने नाम आते हैं, जिनमें रूस आता है, कनाडा आता है, चीन आता है, यूएसए, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, इन 6 के बाद में 7वां नंबर आता है, वो किसका आता है, भारत आता है। तो भारत यहाँ पर विश्व के देशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है, 7वां स्थान रखता है। बहुत सामान्य सा प्रश्न आपको यहाँ पर पूछ लिया गया। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करें, सही कथनों का चयन करना है। पहला कथन दिया गया है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। तो देखिए भारत की पश्चिम, उत्तर और पूर्व की ओर जो विभिन्न देशों से लगती हुई स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। सीधा सीधा याद करने का वैसे फैक्ट है ये, तो ये सही ऑप्शन है, 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा की लंबाई है। दूसरा ऑप्शन आप देखते हैं जो तटीय सीमा है, जो विभिन्न राज्य समुद्र के साथ, इधर अरब सागर, इधर ये बंगाल की खाड़ी, इसके ऊपर देखें तो भारत के जो राज्य हैं 9 राज्य, उनकी भारत की जो तटरेखा की लंबाई है वो 6,100 किलोमीटर है। दूसरा इफेक्ट, और ये पूरी तरीके से सही है, स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर लंबी है, तटरेखा 6,100 किलोमीटर लंबी है। लेकिन इसमें एक बात जरूर है, जलीय सीमा या तटरेखा जो हमारी मुख्य भूमि की तटरेखा है वो 6,100 किलोमीटर लंबी है। यदि इसमें द्वीप समूहों को भी हम शामिल कर लें तो ये 7,500 किलोमीटर से भी अधिक हो जाती है। तो यहाँ पर तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर, दूसरा कथन सही है। तीसरा ऑप्शन दिया गया महाराष्ट्र की तटरेखा सबसे लंबी है, ये गलत कथन है। देखिए तटरेखा की यदि हम बात करें तो यहाँ से हम चलते हुए बात करें, ये राज्य है गुजरात, गुजरात के नीचे ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, यहाँ देखें ये गोवा, गोवा से आगे चलें कर्नाटक, कर्नाटक से नीचे चलें ये केरल, इस तरफ आगे चलेंगे ये तमिलनाडु, तमिलनाडु से आगे चलेंगे ये आंध्र प्रदेश, ये ओडिशा, और ये हुआ वेस्ट बंगाल। ये भारत के तटीय राज्य हैं, और इनमें जो तटीय सीमा की लंबाई देखी जाए तो सबसे आपको जो तटीय सीमा मिलती है दोनों तरफ यदि देखा जाए तो एक तरफ इधर देखेंगे हम गुजरात की जो तटीय सीमा है वो यहाँ पर सबसे लंबी है पश्चिमी किनारे पर, जबकि पूर्वी किनारे पर आप देखेंगे तो सबसे लंबी तटीय सीमा आपको मिलती है
आंध्र प्रदेश की, महाराष्ट्र की नहीं मिलती है। महाराष्ट्र की तटीय सीमा की लंबाई के हिसाब से पहला स्थान देखने को आपको नहीं मिलता है। तो इधर देखिए पश्चिमी किनारे गुजरात की तटरेखा लंबी है और पूर्वी किनारे पर चलेंगे तो आंध्र प्रदेश की तटरेखा लंबी है। यहाँ पर महाराष्ट्र की तटरेखा की लंबाई सबसे ज़्यादा नहीं है। तो तीसरा गलत है, 1 और 2 सही है। और देखिए जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से बी विकल्प में लिखा गया है केवल 1 और 2, तो यहाँ पर बी सही है, 1 और 2 पहले दोनों कथन सही है। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं। कर्क रेखा से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। कर्क रेखा भारत के मध्य भागों से गुजरती है और यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो देखिए कर्क रेखा की हम स्थिति देख लेते हैं, भारत में कहाँ कहाँ से और कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। वो स्थिति यदि आप देख लें तो आपके सामने ये प्रश्न थोड़ा सा इजी हो सकता है। यहाँ से हम देखते हुए चलें तो देखिए ये कर्क रेखा है। इस तरफ देखा जाए तो इस राज्य का नाम है गुजरात, पहला राज्य। ये जो राज्य है इसका नाम है राजस्थान, 2 हुए अभी तक। इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पर ये राज्य है मध्य प्रदेश, तीसरा जिस राज्य से गुजरती है वो मध्य प्रदेश है। चौथा यहाँ पर चलेंगे तो ये है छत्तीसगढ़। उसके आगे चलेंगे तो यहाँ पर ये आएगा झारखंड। 1 2 3 4 और 5 यहाँ तक हुए। उसके आगे हम चलेंगे तो यहाँ है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, 6 हुए। इसके आगे चलेंगे बांग्लादेश आ गया। यहाँ आगे चलेंगे तो ये है त्रिपुरा, 7 हुए। और उसके आगे चलेंगे तो ये है मिजोरम, 8 हुए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, कुल मिलाकर 8 राज्यों से गुजरती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। तो देखिए चौथा ऑप्शन था वो सही है, यहाँ पर डी जिसमें लिखा गया है कितने राज्य? 8 राज्य। नेक्स्ट अगला प्रश्न है पाक जल संधि किसे भारत से अलग करती है? तो देखिए पाक जल संधि की स्थिति हम देखें, भारत का जो दक्षिणी भाग है इसको देखिए और यहाँ पर यहाँ देश है श्रीलंका। भारत के तमिलनाडु राज्य से आगे चलेंगे तो यहाँ पर ये धनुषकोडी, पाम्बन ये द्वीप है। इनके बीच से यहाँ से यदि हम गुजरें तो इस जल संधि का नाम है कौन सी जल संधि? पाक जल संधि। यहाँ पर ये जो खाड़ी नुमा भाग है इसका नाम है पाक की खाड़ी और इस भाग को हम कहते हैं मन्नार की खाड़ी। तो यदि आपको मन्नार की खाड़ी से पाक की खाड़ी की ओर जाना है तो कौन सी जल संधि को पार करते हैं? पाक जल संधि को पार करते हैं। और किसके बीच में है ये? इधर भारत और इधर कौन सा देश हुआ? ये श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि की स्थिति है। ये पाक की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ने का काम करती है और भारत और श्रीलंका देशों के बीच में है। यहाँ पर प्रश्न यही पूछा गया कि पाक जल संधि किसे भारत से अलग करती है? तो किसे? श्रीलंका से। इस किनारे पर आपको पाक जल संधि देखने को मिलती है जो एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था पाक, उनके नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से राज्य उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? कौन से राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ में लगती है? ये स्थिति यहाँ पर प्रश्न में पूछी गई है। तो इसके लिए आपको मानचित्र को लगातार देखते हुए चलना चाहिए। सबसे पहला यहाँ पर ऑप्शन दिया गया पंजाब। पंजाब के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। ये ठीक पश्चिम में स्थित है। पंजाब के बाद में हरियाणा आएगा और हरियाणा की सीमा उत्तर प्रदेश से लगेगी, पंजाब की सीमा नहीं लगेगी। हम यहाँ पर स्थिति देख लें की तो भारत के उत्तर पूर्वी इसमें उत्तरी भागों में जहाँ पर आपको प्रदेश राज्य की स्थिति मिलती है उसके आसपास से कौन कौन से राज्य हैं उनको हमें देखना है। तो देखिए यहाँ पर स्थित है, ये है उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश के इस तरफ हम चलेंगे तो ये है उत्तराखंड। आगे हम चलेंगे तो यहाँ पर आपको दिल्ली और ये सारा भाग मिलेगा हरियाणा का और यहाँ पर है पंजाब। तो पंजाब और उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं मिलती है। पंजाब की उत्तराखंड के साथ में मिलती है और हरियाणा के साथ में मिलती है और यहाँ पर स्थित है कौन सा? राजस्थान।
तो उत्तर प्रदेश की सीमा राजस्थान के साथ भी लगती है। इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पर है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की सीमा यहाँ मध्य प्रदेश के साथ में लगेगी। इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पर है छत्तीसगढ़, तो उत्तर प्रदेश की कुछ सीमा छत्तीसगढ़ के साथ में लग रही है। यहाँ पर झारखंड है, तो थोड़ी सी सीमा झारखंड के साथ में भी लग रही है। इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पर ये है बिहार, तो कुछ सीमा इसकी बिहार के साथ भी लग रही है। तो उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती हैं उनमें उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार ये राज्य आते हैं। निम्न में से कौन से राज्य उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? तो देखिए पंजाब नहीं है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के साथ थोड़ी सी सीमा लग रही है। विकल्प है राजस्थान, राजस्थान की सीमा लग रही है, यहाँ पर राजस्थान सीमावर्ती है। चौथा ऑप्शन है झारखंड, झारखंड की भी थोड़ी सी सीमा लग रही है। तो दूसरा, तीसरा और चौथा ये तीन सही है। 1 2 3 4 लिखा गया था, ये गलत है। 2 3 4 लिखा गया, बी विकल्प इसमें सही है। इन राज्यों के साथ में उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। ऐसे ही कुछ और राज्यों के साथ में भारत के कौन से राज्यों की सीमा लगती है, इसके लिए आप बार बार यदि मानचित्र देखेंगे तो इस तरीके के प्रश्नों का उत्तर कर पाने में आप सफल हो पाएंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो देखिए भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उनमें से अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है ग्रेट निकोबार। और उस ग्रेट निकोबार द्वीप का जो सबसे लास्ट पॉइंट है उस पॉइंट का नाम है इंदिरा पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? इंदिरा पॉइंट, या जिसको हम कहते हैं पिग्मेलियन पॉइंट। यह भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है और ये आपको मिल रहा है कौन से ऑप्शन में? सी में। इसके अलावा कन्याकुमारी जो कि भारत की जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी। यहाँ पर रामेश्वरम जो आपको तमिलनाडु के इस किनारे पर यहाँ मिलता है। और पॉइंट कॉलमर यहाँ पर इंदिरा पॉइंट जो है वो ग्रेट निकोबार द्वीप है यहाँ पर अंडमान निकोबार में, और उसका दक्षिण बिंदु है जिसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। तो सुदूर दक्षिणी बिंदु का कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है, तो वो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट अगला प्रश्न, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों के 7 बहनों का भाग नहीं है? तो देखिए भारत का जो उत्तरी पूर्वी भाग है वहाँ पर आपको 7 राज्य मिलते हैं जिनको हम कहते हैं 7 सिस्टर्स। तो देखिए इन 7 सिस्टर्स में कौन कौन से राज्य हैं? यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है असम, यहाँ ये राज्य है कौन सा? असम। असम से आगे चलेंगे तो ये है अरुणाचल प्रदेश 1 और 2। उसके आगे चलेंगे तो ये नागालैंड 3, यहाँ है मणिपुर 4, यहाँ पर चलेंगे ये है मिजोरम 5, आगे चलेंगे ये है त्रिपुरा 6 और ये है मेघालय 7। इन 7 राज्यों को कहा जाता है 7 सिस्टर्स। यहाँ पर ऑप्शन में मेघालय आया है, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, ये तीनों तो आपको इधर मिलते हैं 7 सिस्टर में। लेकिन एक ऑप्शन और आया कौन सा? सिक्किम। सिक्किम यहाँ पर स्थित है और ये 7 सिस्टर का हिस्सा नहीं है। इन 7 राज्यों से ये अलग है, 7 सिस्टर की श्रेणी में ये नहीं आता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो देखिए इनमें से 3 सुमेलित होंगे, एक असुमेलित है। पहला ऑप्शन दिया गया लोकटक झील मणिपुर, लोकटक झील मणिपुर में ही है, पहला ऑप्शन पूरी तरीके से सही है। दूसरा ऑप्शन दिया गया पुलिकट झील महाराष्ट्र, पुलिकट झील महाराष्ट्र में नहीं है। पुलिकट झील की स्थिति देखें तो देखिए भारत की जो आप प्रायद्वीपीय पठार की आकृति देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये राज्य है तमिलनाडु, और तमिलनाडु से ऊपर चलेंगे तो ये है आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमाओं पर यहाँ पर है पुलिकट झील। ये पुलिकट झील की स्थिति है जिसके सामने श्री हरिकोटा द्वीप है जहाँ से उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है। जबकि इन्होंने विकल्प यहाँ पर दे दिया महाराष्ट्र, जबकि महाराष्ट्र पुलिकट झील नहीं है। बी इसमें असुमेलित है, बी सुमेलित नहीं है, गलत है। वेम्बनाथ झील का नाम दिया गया है केरल। तो देखिए केरल में जो कयाल है उनमें अष्टमुडी, वेम्बनाथ ये मुख्य हैं, तो वेम्बनाथ केरल में है। सांबर झील की यदि बात करें तो ये आपको राजस्थान में मिलती है जो कि खारे पानी की झीलों में आती है जहाँ से बहुत ज़्यादा नमक का उत्पादन होता है। तो ये आपको आपकी जो निःशुल्क पटवार की टेस्ट सीरीज थी उसमें जो प्रश्न पूछे गए भूगोल विषय से संबंधित जो 25 प्रश्न आपको किए गए उनकी यहाँ पर हमने व्याख्या की कि किस तरीके के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, उनका
कैसे हल करना है, कैसे विश्लेषण करना है। तो पटवार का प्रश्न पत्र हम देखें तो पिछले वर्षों में भी काफ़ी कठिन रहा है। उसी दृष्टि से आप तैयारी करते जाइए। यहाँ पर भारत के भौतिक प्रदेश और अपुआ है तंत्र है, उनके जो प्रश्न बनते हैं, जितने भी बढ़िया प्रश्न बनते हैं, वो इस टेस्ट में शामिल किए गए थे। इन प्रश्नों के और इनके आसपास प्रश्नों को यदि आप तैयार कर लें तो आप अपनी परीक्षा में अच्छी अंक प्राप्त कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर अगली क्लास में अगले टेस्ट पेपर के सॉल्यूशन के साथ में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।